Hello everyone, welcome to class number 39 of the chapter Discrete Mathematics. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नए तरीके के टॉपिक के बारे में। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग नेस्टेड क्वांटिफायर्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं, अगर हमारे पास कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, तो उनको अगर हमें उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट अगर हमें प्रोवाइड किया गया है तो उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेने से पहले हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं उसके कुछ स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1 इज read and understand the English statement or English sentence given in the question। हमें क्वेश्चन में जो इंग्लिश सेंटेंस या फिर इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, पहले हमें उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि वो इंग्लिश सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है। वो समझने के बाद फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स और डोमेन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हमें जो स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, जो इंग्लिश स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस या फिर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हिसाब से हम डोमेन क्या ले सकते हैं, वो हमें फाइंड करना है, वो हमें डिसाइड करना है इन स्टेप 2। तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए डोमेन क्या हो सकता है वो डिसाइड कर लेने के बाद फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एसोसिएटेड क्वांटिफायर्स। जैसे कि अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रेडिकेट लॉजिक यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो वहां पे दो चीज हमें जरूरी है, एक है क्वांटिफायर, एक है डोमेन और एक है वेरिएबल। तो पहले तो हमने डोमेन को फाइंड कर लिया। डोमेन को फाइंड करने के बाद उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस को देखेंगे, उस पर्टिकुलर डोमेन के हिसाब से हमें किस किस तरह का क्वांटिफायर्स यूज करना जरूरी है वो हम फाइंड करेंगे स्टेप 3 में। क्या क्या क्वांटिफायर्स हमें चाहिए वो फाइंड करने के बाद फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, we have to rewrite the statement so that the domain of discourse and the quantifiers are properly visible। so जो इंग्लिश स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है स्टेप 2 में, जिसका हमने डोमेन फाइंड किया, स्टेप 3 में जिसका हमने एसोसिएटेड जो भी क्वांटिफायर्स हमें चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी हमने डिसाइड किया। फिर स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को इस तरीके से फिर से रिराइट करना है, फिर से रिप्रेजेंट करना है, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस से हमें उसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स एंड क्वांटिफायर्स प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके या फिर प्रॉपर तरीके से पता चल सके। ओके, स्टेप 4 में हमने फिर से रिराइट किया वही सेम स्टेटमेंट को, जिसके द्वारा हमें उसका डोमेन एंड क्वांटिफायर उस स्टेटमेंट में या फिर उस सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके या फिर प्रॉपर तरीके से पता चल सके। ओके, तो हमने तो रिराइट कर लिया जैसे कि हमें डोमेन और क्वांटिफायर्स प्रॉपर तरीके से पता चल सके। फिर स्टेप 5 में हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन और वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वेरिएबल्स इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट को हमने रीराइट किया वहां पे जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए वो सारे वेरिएबल्स को इंप्लीमेंट करके स्टेटमेंट को हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे स्टेप 5 में। फिर उसके बाद वहां पे जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट को हम उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो आसान तरीके से हमें समझ आ जाएगा कि इन स्टेप्स को लेकर हम कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स प्रोवाइड किए गए हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो पहले हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हमें जो प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश स्टेटमेंट उसको पहले लिख देंगे। द गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट इज, तो इंग्लिश स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद स्टेप 1 में जाएंगे
स्टेप 1 हमें क्या बोला था, रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको अच्छे तरीके से समझो। तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या बोला है पहले जानते हैं। स्टेटमेंट क्या बोला है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से अगर कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लेते हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो इंटीजर के हिसाब से एक रिजल्ट आएगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यही बोल रहा है, जो कि हमने स्टेप 1 में समझ लिया। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन हम क्या ले सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ डोमेन क्या हो सकता है। जबकि हम यहाँ पे इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डोमेन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं ऑल इंटीजर्स को। ओके, सो लेट अस सपोज दैट द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सपोज मैंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए डोमेन के हिसाब से सारे इंटीजर्स को कंसीडर किया। ओके, अभी आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 2 में हमने डोमेन तो फाइंड कर लिया, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उसके एसोसिएटेड क्वांटिफायर्स, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या क्वांटिफायर्स हमें यूज करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट के हिसाब से, वो हम डिसाइड करेंगे स्टेप 3 में। तो स्टेटमेंट हमें क्या बोला है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ये बोला है क्या, सम ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स? नो, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम ले लेते हैं और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बोला है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम ले लें और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किस तरह का क्वांटिफायर, जबकि हम यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स को अलाउ कर रहे हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जबकि मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर और फॉर ऑल क्वांटिफायर। So for all quantifier or universal quantifier will be used to represent this particular statement in its equivalent logical expression. Okay, so okay, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया उसको रीराइट करना है ताकि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो डोमेन हमने लिया है और जो क्वांटिफायर हमने लिया है वो हमें इजीली विजिबल हो सके, ताकि हम इजीली उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सके। ओके, सो पहले हमें स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड किया गया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स जो हमें बोला है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हम लेंगे, क्या बोला है कि सम ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स, या बोला है ऑल ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो अगर हम उसको रिराइट करें और रिप्रेजेंट करें इजियर वे में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, फॉर एवरी टू इंटीजर्स, वो दो इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। इफ टू इंटीजर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, देन देयर मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही सेम मीनिंग ही प्रोवाइड कर रहा है जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा था, कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ये हमें बोला है हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट, जिसको हमने सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया ताकि हमें उसका डोमेन एंड क्वांटिफायर आसान तरीके से पता चल सके, ताकि हम उसको इजीली उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। अभी स्टेप 5 में आएंगे। स्टेप 5 में हम क्या करना है, हमें स्टेप 5 में हमें करना है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल। हमें यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट हमें क्या बोला था, स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बोला है कि फॉर एवरी टू इंटीजर्स, तो हमें यहाँ पे कितना इंटीजर चाहिए, दो इंटीजर चाहिए। तो दो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। So two variables are required to represent two integers. Okay, so let us suppose that integers are represented by the variable x and y. तो suppose मैंने यहाँ पे दो इंटीजर लिया, एक इंटीजर को मैंने रिप्रेजेंट किया वेरिएबल x के द्वारा और एक इंटीजर को मैंने रिप्रेजेंट किया वेरिएबल y के द्वारा। तो अगर वेरिएबल्स को यूज करके वही सेम स्टेटमेंट को फिर से रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर एवरी टू इंटीजर्स x and y, if x and y are negative, then x into y is always positive. So for every two integers x and y can be represented as for all x, for all y,
if x and y are negative can be represented as, if x is negative means x less than 0 and y less than 0 means x is negative and y is negative. If x and y are negative, then x into y is always positive, then means implication operator, x into y will be greater than 0. So this is the equivalent logical expression of that particular English statement. ओके, सो पता चला कि कैसे हम 5 स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी एक इंग्लिश स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। उसी तरह से आपको और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको खुद से फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।